नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। मैं अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज से जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी ये दोनों टॉपिक राजस्थान के हर एग्जाम में आते हैं। इसके साथ इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम है उनमें और स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें, दोनों में भी इंडियन ज्योग्राफी की भूमिका बराबर रहती है। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी की जिस सीरीज की शुरुआत आज हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भारत का जो भूगोल की जो सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें हम परिचय से शुरू करते हुए और फिर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन, इसका जियोलॉजिकल डिवीजन, इसके अलावा इसका ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट और वेजिटेशन, सॉइल, इसके अलावा यहाँ का जो क्लाइमेटिक डिवीजन है उनके बारे में, और इसके अलावा यहाँ के मिनरल्स के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, और यहाँ की लेक्स के बारे में, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यहाँ के ट्रेड के बारे में, यहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में, पोर्ट के बारे में, सभी जो टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में शामिल होते हैं उन सभी को हम जीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कवर करवाएंगे। तो आज ये हमारा जो पहला वीडियो है, जो पहला लेसन है, वो है भारत के भूगोल के परिचय नामक इंट्रोडक्शन वाले जो टॉपिक है वहां से हम शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो इस सीरीज में मैं शुरू कर रहा हूं, इनमें एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों की जो प्रवृत्ति है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कंटेंट तैयार किया है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन वीडियो के माध्यम से, इन लेसन के माध्यम से मैं आपको इस प्रकार का मटेरियल प्रोवाइड करवाऊं, इस प्रकार से आपके कंसेप्ट विथ फैक्ट डेवलप करवाऊं कि एग्जाम के अंदर इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी से यदि कोई सवाल पूछा जाए तो हम वहां पर आसानी से स्टैंड कर सके। इस प्रकार के जो हमारा दृष्टिकोण है उसको लेते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का भूगोल जो टॉपिक है, और ये जो लेसन है ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा आपके। तो सबसे पहले हम भारत के भूगोल में शुरू करते हैं नामकरण वाला जो पोर्शन है वहां से, नामकरण से। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं और भारत के भूगोल में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के नामकरण के बारे में। तो आपने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज बार शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो वहां पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम है, इंडिया और भारत। इसके अलावा आप देखते होंगे कहीं पर आपको हिंदुस्तान सुनाई देता है, कहीं पर इसके लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग सुनाई देता है, कहीं पर आपको इसके लिए और अन्य जो शब्द है जैसे मध्य देश है वो शब्द आपको कभी कभी प्रयोग में दिखाई देते हैं। तो ये शब्द कहाँ से आए और इनका प्रयोग किस प्रकार से प्रचलित हुआ, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा। भारत नाम का जो नाम पड़ा, भाई इंडिया का नाम जो भारत पड़ा, उसके अलग अलग स्रोतों के आधार पर हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ये जो भारत शब्द है ये एक प्राचीन शासक के नाम पर प्रचलित हुआ। किसके नाम पर हुआ? एक राजा थे जिनके आधिपत्य में या जिनके नियंत्रण में, जिनके नेतृत्व में इस संपूर्ण क्षेत्र में एक बार राजनीतिक रूप से एकता की स्थापना हुई। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है जहां जिन्हें हम वर्तमान में भारत कहते हैं, भारत वाले क्षेत्र में सबसे पहले आधारभूत रूप से राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले एक राजा हुए जिनका नाम भरत था, और उन्हीं भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत रखा गया। तो एक तो कि राजा भरत के नाम पर, जिन्होंने इस क्षेत्र में सबसे पहले राजनीतिक रूप से एकता स्थापित की, इस कारण इस क्षेत्र को भारत कहते हैं। ऋग्वेद में आर्यों का एक शक्तिशाली जन था, देखो उसका एक मुखिया है जो भरत है। तो उस भरत के कारण
ये इसका नामकरण हुआ भारत। तो ऋग्वेद क्या कहता है कि एक ट्राइब्स थी, एक जन था, और उस ट्राइब्स का जो मुखिया था उसका नाम भरत था, इस कारण इसे हम भारत कहते हैं। कौन कहता है ये? ऋग्वेद कहते हैं। जिस क्षेत्र को हम वर्तमान में सप्त सैंधव या पंजाब कहते हैं, उस पंजाब में 5 आर्य रहते थे। आर्यों के 5 जन थे, जिनमें एक का नाम भारत, दूसरे का नाम त्रसु, तीसरे का नाम अणु, चौथे का नाम द्रह्यु और 5 का यदु। कौन कौन से? भारत, त्रसु, अणु, द्रह्यु और यदु। तो यहां पर एक नाम आता है आपको भारत जन। तो इन 5 जनों में एक जन है भारत, इस कारण इस क्षेत्र को कहते हैं भारत। ये कहां की बात है? सप्त सैंधव को जो प्रदेश है वर्तमान में पंजाब का जो क्षेत्र है, वहां पर आर्यों के 5 जन थे, उनमें से एक शक्तिशाली जन था जिसका नाम है भारत, और उन्हीं भारत के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण हुआ भारत। तो देखो, एक कहते हैं सबसे पहले कि प्राचीन शासक के नाम पर, ऋग्वेद कहता है कि एक ट्राइब्स थी, एक जन थे, जिसके मुखिया के आधार पर इसका नामकरण हुआ, और सप्त सैंधव प्रदेश में 5 जन थे, अणु, द्रह्यु, यदु, त्रसु और भारत, और उसी भारत के नाम पर इस क्षेत्र को भारत कहते हैं। ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस भारत जो राजा भरत हुआ, इसके राज्याभिषेक, इसके विजय अभियान और इसके अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का राजा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि भरत नाम का एक शासक हुआ, जिसके राज्याभिषेक के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, उसके विजय अभियान के बारे में भी जानकारी मिलती है, और उसके द्वारा करवाए गए यज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। जो भागवत पुराण एक ग्रंथ है, इस भागवत पुराण में अधिराट और सम्राट की उपाधियां इस भरत को प्राप्त हुई, और ये जो किरात, पौंड्र आदि अन्य आर्य प्रजातियां थी, इनके आर्यकरण में भी इस भरत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस कारण भरत एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर एक महान कार्य किया, इस क्षेत्र को एक क्षेत्र के नीचे एकता में लाने का प्रयास किया, इसलिए इस क्षेत्र को हम भारत कहते हैं। हमारा जो वायु पुराण है, इस वायु पुराण में दुष्यंत का जो पुत्र हुआ भरत, इस दुष्यंत पुत्र भरत के आधार पर इस क्षेत्र का नामकरण भारत की बात कही गई है। किसमें? वायु पुराण में, भागवत पुराण में अधिराट और सम्राट की उपाधियां और अन्य आर्यों को आर्यकरण की भूमिका के बारे में कहा गया है, जबकि वायु पुराण में दुष्यंत का जो पुत्र भरत हुआ उसके नाम पर इसका नामकरण भारत रखने की बात हुई। याद रखना, भारत जो शब्द है ना, इसका सबसे पहले उल्लेख पुराणों के अंदर ही मिलता है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में कहीं पर भी आ जाए कि भारत शब्द का उल्लेख सबसे पहले किन ग्रंथों में हुआ, ठीक है। तो देखो, ऋग्वेद में भरत का हुआ, भारत का नहीं हुआ, लेकिन जो भारत शब्द है ना, इसका सबसे पहले उल्लेख है वो पुराणों के अंदर ही हुआ है, ठीक है। और विष्णु पुराण के अंदर देखो 2 पुराण, एक तो वायु पुराण और एक विष्णु पुराण। वायु पुराण में ये कहा गया कि दुष्यंत का पुत्र हुआ भरत, उस कारण इस क्षेत्र को कहते हैं भारत। जबकि विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रचेव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण का एक श्लोक यहाँ पर मैंने कोट किया है। इसमें ये कहते हैं कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र स्थित है वो भारत, और वहां के जो निवासी है उनको भारती कहते हैं। यत्र संतति, संतति यानी वहां के जो लोग हैं उनको भारती कहा जाता है। तो ये जो श्लोक है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र स्थित है उसे भारत कहते हैं, ये श्लोक कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। तो ध्यान रखना, सबसे पहले भारत शब्द का उल्लेख विष्णु मतलब पुराणों में मिलता है, और ये जो श्लोक है ये लिया गया है विष्णु पुराण से। और इसके अलावा जो एक और पुराण था जिसको वायु पुराण कहते हैं, वायु पुराण में दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण भारत की बात कही गई है। तो यह था कि इस क्षेत्र को भारत क्यों कहते हैं, भारत का नामकरण कैसे हुआ। तो इस संबंध में हमने 4-5 स्रोतों का सहारा लेते हुए ये स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र को भारत क्यों कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, जम्बूद्वीप। क्या शब्द प्रयोग हुआ है? जम्बूद्वीप।
तो जो ऋग्वैदिक काल था उसके बाद में उत्तरवैदिक काल आया। उत्तरवैदिक काल के बाद में जो जैन और बौद्ध धर्म की जो क्रांति हुई, उस समय इस क्षेत्र के लिए एक शब्द प्रयोग करते थे भारत के लिए, और उसका नाम है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप शब्द है, ये कौन से काल के लिए प्रयोग हुआ है? बौद्ध काल के लिए। किस क्षेत्र के लिए? भारत के लिए। इसका मतलब भारत का नाम बौद्ध काल में था, वो था जम्बू द्वीप। ठीक है। इसका एक और नाम है ब्रह्माव्रत या आर्याव्रत। आर्याव्रत या ब्रह्माव्रत इसलिए कहते हैं कि यहां पर कौन लोग रहते थे? आर्य लोग रहते थे। वैदिक काल में ये जो क्षेत्र था वो आर्यों के द्वारा शासित था, जिसके लिए इन्होंने मध्य देश शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये शामिल थे। और जहां पर आर्य नहीं रहते थे उनके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसको बोलते हैं प्राच्य। तो मध्य देश किसके लिए? वैदिक काल में आर्यों, जहां आर्य लोग निवास करते थे, और जहां गैर आर्य या अनार्य लोग निवास करते थे उसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, उसको बोलते हैं प्राच्य। बाद में जो हिमालय का जो क्षेत्र है और विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है उसका जो बीच वाला भाग है उसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसे ब्रह्माव्रत या आर्याव्रत कहते हैं, जिसको आर्यों का देश भी कहा जाता है। और धीरे धीरे जो पहले ये हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच के क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ, बाद में जो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक का जो संपूर्ण भारत का भूभाग है उस संपूर्ण भूभाग के लिए इसे आर्याव्रत कहा जाने लगा। यहां पर एक शब्द और आता है दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ शब्द है ना, ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में तमिलनाडु तक का जो भाग है, जिसमें मुख्यतः कृष्णा नदी का जो हिस्सा है वो एरिया जहां तक आता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है दक्षिणापथ। ये जो सभी नाम हैं जो मैं बता रहा हूं ये किसके हैं? भारत के लिए प्रयोग हुए हैं। एक वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जिस नाम के आधार पर पहचान होती है वर्तमान में, जिसे इंडिया कहते हैं। अब हमें देखेंगे कि इसका नामकरण इंडिया कैसे हुआ, भारत को इंडिया क्यों कहते हैं। तो आपने सुना होगा जो ग्रीक लोग हैं या यूनानी लोग हैं, जो हमारा यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है जो पाकिस्तान से होते हुए और इधर अरब सागर में गिरती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है इसको इंडस नदी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडस कहते हैं। तो हमारा जो नामकरण इंडिया हुआ वो इसी नदी के नाम पर हुआ। ये शब्द एक शब्द है इंडोई, उससे व्युत्पन्न हुआ, और इंडोई का मतलब है कि जो इंडस के पास का जो भाग है, पास का भूभाग, उसे हम क्या कहेंगे? इंडोई। और इंडोई से ये शब्द बना है इंडिया। तो इंडिया जो नामकरण है हम देखते हैं कि यूनानी शब्द है एक इंडोई जिससे बना हुआ है। इंडोई का मतलब है इंडस के पास का क्षेत्र, और इंडस किसके लिए प्रयोग हुआ है? सिंधु नदी का जो नाम है। यहाँ याद रखना जो रोम के लोग हैं, यूनान और रोम के लोग, वो सिंधु नदी को इंडस कहते हैं और उसके पूर्व में स्थित भूभाग को क्या कहते हैं? इंडिया। तो ये नामकरण किन लोगों ने दिया? इंडिया। तो इसका उत्तर आएगा कि यूनानी और जो रोमवासी लोग हैं उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या प्रयोग किया? इंडिया। एक और नाम इस क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है वो है हिंदुस्तान। तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं क्लास में पूछता हूं कि भारत को हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब यह होता है कि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक रूप से निवास करते हैं इसलिए इसे हिंदुस्तान कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो नदी है जिसे हम सिंधु नदी बोलते हैं, पारसी लोग, पारसी मतलब पारसियों या मतलब जिन्हें हम ईरानी कह सकते हैं, ये ईरानी लोग है। ये क्या है? सै को है बोलते हैं। सै को क्या बोलते हैं? है। तो ये जो भारत है इस साइड में ईरान है, तो यहाँ से जो लोग इधर आ रहे थे उन्होंने यहाँ जो नदी देखी उस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। अब वो सै को क्या बोल रहे हैं? तो इस नदी को इन्होंने क्या बोला? हिंदू नदी। और हिंदू नदी के जो पार है इसको क्या बोल दिया?
हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान नामकरण हुआ, ये नामकरण भी सिंधु नदी के आधार पर हुआ, और वो सह को है बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी के जो पार का क्षेत्र है वो सिंधुस्तान नहीं होकर क्या हो गया, हिंदुस्तान। और इस ये जो नदी है वो सिंधु नहीं होकर क्या हो गई, हिंदू। इसी नदी के आधार पर इसका नामकरण हुआ हिंदुस्तान। तो मित्रों, अब तक हमने इस वीडियो में यह देखा कि हमारा जो भूभाग है उसके लिए कौन कौन से नाम प्रयुक्त हुए हैं। कभी कभी आप इस क्षेत्र के लिए एक शब्द सुनते हो जिसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। इसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। देखो, एक होता है महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है, मैं बता दूं। महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब एक विशाल स्थल भाग, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक हो और वो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है ना। प्रायद्वीप क्या होता है, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप क्या है, चारों ओर से पानी से घिरा हो लेकिन छोटा हो क्षेत्रफल में, चारों ओर पानी से घिरा हो लेकिन बड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, महाद्वीप कहेंगे। तो ये जो भारत है, या यूं कह सकते हैं कि महाद्वीप होने के लिए उसको अन्य भूभाग से कटा फटा होना जरूरी है। ठीक है ना। तो भारत का जो क्षेत्र है इसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में न केवल भारत देश सम्मिलित है, बल्कि भारत के पास का पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो संपूर्ण भूभाग है भारत के आसपास का, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, इसका पहला कारण कि इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो भारत का बहुत अधिक मात्रा में है, और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। और एशिया महाद्वीप में भी हमारी जो लोकेशन है वो दक्षिण एशिया में आती है, और दक्षिण एशिया का जो भूभाग है जिसमें मुख्यतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये देश सम्मिलित है। ये देश जो बाकी वाला जो एशिया है उससे हिमालय पर्वतमाला के द्वारा पृथक है। तो ये एक अलग भौगोलिक इकाई होगी। हिमालय ने क्या कर दिया, इस भूभाग को शेष एशिया से अलग कर दिया। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो आसपास का भारत और भारत के आसपास के जो देश है, पड़ोसी देश है, इनको मिलाकर जो क्षेत्र बनता है, ये जो क्षेत्र अन्य क्षेत्र से, जो अन्य शेष एशिया है, उस शेष एशिया से भौगोलिक रूप से हिमालय द्वारा पृथक है, इसलिए एक अलग यूनिट है। इसलिए ये महाद्वीप नहीं, इसलिए हमने कह दिया महाद्वीप से थोड़ा सा छोटा, तो क्या हो गया, उपमहाद्वीप। ठीक है, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक विभिन्न भूखंडों में बंटा हुआ है, जिसमें आपको उत्तर में हिमालय मिलेगा, उसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलेगा, पश्चिम में जाओगे आप तो वहां थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा, और दक्षिण में जाओगे प्रायद्वीपीय भारत जो पठारी भाग है वो देखने को मिलेगा। तटों के पास में हमें तटीय मैदान देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा हमें पूर्व और पश्चिम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर दो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये द्वीप समूह भी देखने को मिलेंगे। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय भूभाग है ये शेष एशिया से पृथक है, तथा ये अपने विशाल आकार के कारण और विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी के कारण, विशालता के कारण और विविधता के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दिए जाने योग्य है। तो मित्रों, हम समझ गए कि ये भारतीय उपमहाद्वीप शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप की जो सीमा है वो उत्तर में हिमालय पर्वत बनाता है, और हमारा जो ये उत्तर पश्चिम का भूभाग है, इस उत्तर पश्चिम भूभाग में यहाँ पर हिंदुकुश और सुलेमान पहाड़ियां हैं। उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तो यहाँ पूर्वांचल की पहाड़ियां देखने को मिलेगी, दक्षिण में यहाँ विशाल हिंद महासागर देखने को मिलेगा, और उत्तर में यहाँ पर हो गया हिमालय। तो कुल मिला के ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है ये भौगोलिक रूप से शेष एशिया से पृथक है, तथा अपने आप में एक विशाल भौगोलिक इकाई है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत सम्मिलित है। तो इन देशों को मिलाकर इस क्षेत्र को हम
उपमहाद्वीप कहते हैं। एक दो दर्रे हैं जो खैबर दल्ला, खैबर है, बोलन है, या बोमडिला है, नाथुला है, या शिपकिला है। इन दर्रों के माध्यम से हम हिमालय को पार कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इस क्षेत्र को पार करना मुश्किल है। वर्तमान में तकनीकी युग में वायुयानों के दौर में पार किया जा सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से ये जो भूभाग है इसको पार करना मुश्किल था। इसलिए इस भूभाग के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है जिसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो ध्यान रखना, भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत सम्मिलित नहीं होगा, बल्कि भारत के साथ में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये सभी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार ये जो भूभाग है, जो ऊपर हिमालय से, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियों से, पश्चिम में किरतल सुलेमान की जो हिंदू को सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं उनसे, और दक्षिण में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो पृथक हिंद महासागर है उससे घिरे हुए भूभाग को हम एक भौगोलिक इकाई के रूप में एक शब्द कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो अब मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे पहले पोर्शन में हमने देखा कि इस क्षेत्र को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो हमने ये भी देख लिया कि इसे भारत कहते हैं, इसे आर्यावर्त कहते हैं, इसे मध्य देश कहते हैं, इसे जम्बूद्वीप कहते हैं, इसे हिंदुस्तान कहते हैं, इसे इंडिया कहते हैं, इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और क्यों कहते हैं सबका कारण भी हमने साथ में देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो हमारा भारत है इसकी आकृति कैसी है। तो आपने देखा होगा कि मोटे तौर पर मैं यहां बना दूं, क्योंकि पैमाने पे नहीं बना रहा, ऐसे ही मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक दिशा ये हो गई, दूसरी दिशा ये हो गई, तीसरी दिशा ये हो गई और चौथी दिशा ये हो गई। इस प्रकार से आपको चार कोण दिख रहे होंगे, चार भुजाएं दिख रही होगी इस पूरे भारत में। इसलिए इस हमारे आकृति है इसको चतुर्भुजाकार आकृति या चतुष्कोणीय आकृति कहते हैं। तो भारत की आकृति कैसी हो गई, चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो आकृति है ना, इंडिया की जो आकृति है, ये आकृति वैसे हम जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें तो इस आकृति को आइडियल नहीं माना जा सकता, इसको हम आदर्श आकृति नहीं कहते, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इस साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये इस मुख्य भूमि से दूर है। तो एक ऐसी भौगोलिक इकाई जिसके कुछ द्वीप उससे दूर है, तो ये जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से इस आइडियल नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहां पर हमारा सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण करना बड़ा कठिन काम है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसलिए इस आकृति को हम ये जो सहत आकृति में विखंडन देखने को मिलता है हमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वारा, इसलिए इस आकृति को आदर्श आकृति नहीं माना जा सकता। आप इसके अलावा एक और कारण है कि हम जो हमारा जो इंडिया है उसकी आकृति को आइडियल नहीं मानते। उसका ये देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है ना, उत्तर पूर्व का ये भाग, ये पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर एक चिकन नेक जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो 24 किलोमीटर लंबा है केवल, इसके द्वारा ये शेष भारत से जुड़ा हुआ है हमारा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ एक छोटा सा भूभाग है जिसको चिकन नेक बोलते हैं या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा उत्तर पूर्व की जो सेवन सिस्टर है, वो सेवन सिस्टर इस मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। तो केवल 24 किलोमीटर, यदि कोई देश इस भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले तो ये वाला जो भाग, उत्तर पूर्व वाला भाग है, ये मुख्य भूमि से पृथक हो जाएगा। इसलिए जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से हम माने तो ये जो आकृति है वो आइडियल आकृति नहीं मानी जाती, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर अपना प्रशासन चलाना या इन क्षेत्रों पर भौगोलिक नियंत्रण करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी
भारत के पास में वर्तमान में इतनी क्षमताएं हैं कि वो अपने भूभाग की रक्षा आराम से कर सकता है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस आकृति को आइडियल नहीं कह सकते। आइडियल आकृति तो वो होती है जिस पर जो हमारी जो देश की कैपिटल होती है, उस कैपिटल से सभी भूभाग पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण आसानी से स्थापित किया जा सके। ऐसी आकृति को हम आइडियल मतलब जो आकृति है वो कहते हैं। तो हमारी आकृति कैसी हुई इस पे हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। इंडिया की जो लोकेशन है वो दो तीन कारण से स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानी जाती है। पहली बात कि ये जो भारत है ये हिंद महासागर के सबसे टॉप पर स्थित है, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। इसलिए हिंद महासागर के माध्यम से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन होंगे वो परिवहन भारत के जो समुद्री सीमा है उससे होकर गुजरेंगे। इसलिए समुद्री मार्गों पर इस भारत की हिंद महासागर के टच में स्थिति होने के कारण हम वैश्विक समुद्री मार्गों पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति आराम से प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक विस्तृत तटरेखा भी है। तटरेखा होने के कारण हमारे पास में प्राकृतिक बंदरगाह को डेवलप करने के चांसेस है या अवसर है वो बहुत अधिक होते हैं। तो इस कारण भी भारत की जो तटीय स्थिति है वो स्ट्रेटेजिक मानी जाती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण आसानी से स्थापित कर सकता है, इस कारण भी इसकी स्थिति स्ट्रेटेजिक मानी जा सकती है। परंपरागत रूप से भारत से होते हुए सिल्क रूट और स्पाइस रूट जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग गुजरते थे, उन मार्गों के कारण भी भारत की स्थिति को हम स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इसके अलावा जो ओपेक कंट्री है जिसमें मुख्यतः मध्य जो ये अरब का जो क्षेत्र है जो तेल उत्पादक देश है, उस वाले जो पश्चिमी एशिया को और हमारा जो आसियान कंट्रीज है दक्षिण पूर्वी एशिया, इनको आपस में जोड़ना है तो वो जोड़ेंगे तो बीच में कोई क्या आएगा, हिंद महासागर आएगा या भारत आएगा। तो इन दोनों के बीच में भारत की स्थिति होने के कारण भारत की स्थिति को हम स्ट्रेटेजिक स्थिति कह सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने अभी यहाँ पर देख ली कि हिंद महासागर के शीर्ष पर वैश्विक समुद्री मार्गों पर उपस्थिति, बंदरगाह स्थापित हो सकते हैं, तटरेखा अधिक होने के कारण सिल्क रूट और स्पाइस रूट, और ये जो दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसको मध्य पूर्व के क्षेत्र से जोड़ने के का जो रास्ता है वो भारत से होकर गुजरता है। इसलिए भी ये जो क्षेत्र है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो औपनिवेशिक काल में हमारा जो भारत था उसे मुकुट का गहना कहते थे। मुकुट का क्या कहते थे? गहना। क्योंकि ये जो भारत था यहाँ से मसालों का व्यापार होता था, अन्य कच्चे मालों की निर्यात किया जाता था यूरोप के अंदर, और वहां से माल निर्मित होकर और भारत के बाजारों में बेचा जाता था। इसलिए ब्रिटेन के जो उपनिवेश विकसित हुआ उसको आर्थिक रूप से समृद्धता प्रदान की भारत ने, इसलिए ये ब्रिटेन के उस मुकुट का एक गहना कहलाता था। और भारत की स्थिति के कारण हम क्षेत्रीय कूटनीति में, जिनमें दक्षिण एशिया का जो संगठन है सार्क, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हम बिग ब्रदर की भूमिका में, हमेशा आपने सुना होगा अखबारों में कि इंडिया ने बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा पहले जो लुक ईस्ट नीति थी, बाद में एक्ट ईस्ट जो नीति बनी, उस नीति के माध्यम से भी हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में अपने संबंध स्थापित करते हैं। इन कारणों से हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति होना स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के लिए लाभकारी, और हमें अनेक क्षेत्रों में ये एडवांटेज प्रदान करती है। तो ये तो हमने देखा सबसे पहले भारत के नामकरण के बारे में, उसके बाद में भारत की आकृति के बारे में, भारत के आकार के बारे में, और उसके बाद में हमने देखा भारत की जो रणनीतिक रूप से जो स्थिति है उसके बारे में। और अब हम देखेंगे कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत की एक्सटेंड कितना है, भारत की जो अवस्थिति है और भारत का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैश्विक स्थिति देखते हैं भारत की, कि विश्व में भारत की स्थिति कहां पर है। तो देखो मैं यहाँ आपको
ये ग्लोब बना रहा हूं, सही नहीं बना। देखो ये है हमारी जो पृथ्वी, जिसका लघुकृत रूप हम कह सकते हैं ग्लोब होता है। इस ग्लोब पर एक रेखा खींचेंगे जिसको हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। एक और नाम है इसका भूमध्य रेखा। देखो भूमध्य रेखा 0 डिग्री को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भू के मध्य में है, ये पृथ्वी के मध्य में स्थित है, इसलिए हम इसको कहेंगे भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं कि आपने सुना होगा क्लाइमेटोलॉजी में एक कंसेप्ट है इक्विनॉक्स का, वह स्थान जहां वर्ष भर सूर्य सीधा पड़ता है, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, उस दशा को इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुव। और इसी विषुव से बना है विषुवत रेखा। तो ये वो लाइन है जहां पर वर्ष भर सूर्य सीधा पड़ता है, इसलिए इस रेखा को क्या बोल दिया, विषुवत रेखा। अब हमें यह देखना है कि भारत किस दिशा में है। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इस भूभाग को दो, ये पूरा गोला है, तो ये रेखा इसको दो गोलार्धों में बांट दी। गोलार्ध मतलब अर्ध गोले, गोला धन अर्ध गोलार्ध हो गया। तो ये जो गोलार्ध है उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ये जो गोलार्ध है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये 0 डिग्री ने इस गोलार्ध को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा जो भारत है, उस भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो क्या लिखा हुआ है, उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब हमें जाना है अक्षांश के कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी में कहां शुरू हो रहा है, 8 डिग्री। देखो ये 0 डिग्री है, यहां तक 90 है, तो 8 डिग्री यहीं कहीं होगा, यहां से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 यहां कहीं होगा, तो 37 डिग्री 6। इसका मतलब है कि भारत इस वाले भूभाग में कहीं पर भी हो सकता है। अब केवल अक्षांशों से ये पता नहीं चलेगा कि भारत कहाँ है, इसके लिए हमें देशांतरीय विस्तार का भी पता होना चाहिए। तो जो हमारा भारत है, इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 68 से कितना है, 97। तो देखो ये जो रेखा है ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी है ये, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसका जो पश्चिमी हिस्सा है उस वाले भाग में है पश्चिमी गोलार्ध। अब मैंने कहा था अभी आपको, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पूर्वी देशांतर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पूर्वी देशांतर। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया कौन से गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में। और पूर्वी में भी कहां पर, 68 से लेकर 97। तो देखो ये यहाँ हो सकता है 68 वाली रेखा हो, ये होगा 97 की रेखा हो। तो ये जो भूभाग है ये क्या है, इंडिया। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो कौन सा गोलार्ध हो गया ये, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्धों में भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में देखें तो ये तो देखा था हमने वैश्विक स्तर पर। एशिया में देखें तो अब हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जिसको हम दक्षिण एशिया महाद्वीप कहते हैं। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण और बीच वाले भाग में है, जिसको मध्य दक्षिण कह सकते हैं, जिनमें सार्क कंट्री है, वो अधिकतर सार्क कंट्री आते हैं। तो सार्क कंट्री के बीचों बीच में क्या है, भारत है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, इसलिए भारत एशिया के संदर्भ में बात करें तो आता है दक्षिण एशिया में।
और वैश्विक स्तर पे बात करें तो भारत आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार देखना हो, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो कहां से कहां तक है? अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखो ये जो भाग है ना, ये भाग, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये जो ऊपर वाला भाग है ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। लगभग ये जो गैप है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? मोटे तौर पर ये गैप है वो 30 डिग्री का गैप है। ये जो भाग है, जो देशांतरी विस्तार है, वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और वो भी कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। यहां से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध की बात है। तो 68 डिग्री से लेकर 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध के बीच में हमारा देशांतरी विस्तार है, और ये विस्तार भी लगभग 30 डिग्री के अंदर है। कितने डिग्री के अंदर है? 30 डिग्री में। तो ये जो हमारी मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट। इस 8 डिग्री को नीचे जाएंगे तो फिर 0 डिग्री आएगा, विषुवत रेखा। इसका मतलब है कि भारत विषुवत रेखा की उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में जिस अक्षांश से हमारी अक्षांशीय स्थिति शुरू होती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री, देखो लगभग 30 है, इसका मतलब 8 में 30 जोड़ेंगे 38 होगा, तो 38 से थोड़ा सा कम, तो ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ एन लिखना है, एन का मतलब ये अक्षांशों की बात है, उत्तरी अक्षांश नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 8 डिग्री 4 मिनट भी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसका मतलब पूरा का पूरा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है ई यानी ईस्ट, यानी पूर्वी गोलार्ध में, और यहां पर भी ई लिखा हुआ है, इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो मुख्य भूमि का विस्तार शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। सबसे दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिण बिंदु है जिसको कैप कैमोरिन बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी से हमारी मुख्य भूमि शुरू होती है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, उसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। यदि हम द्वीप समूहों को भी शामिल कर ले, देखो ये हमारा जो भारत है, ये जो भारत है, ये भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन देखो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह है ना इस रेखा से भी दक्षिण में फैले हुए, दक्षिण में फैले हुए कि ये अंडमान निकोबार है तो भारत में ही ना, भारत का हिस्सा है। तो यदि द्वीपों को साथ में ले लिया जाए तो भारत का जो सबसे दक्षिण तो बिंदु है ना वो अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिण में एक द्वीप है जिसको ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं। इस ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक जगह है जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और इस ग्रेट निकोबार पे जो बिंदु है इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। जो 2004 में आपको ध्यान हो तो हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उससे क्षतिग्रस्त हो गया था। इसका एक और नाम है, इसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, इसको ला हिचांग भी बोलते हैं, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ला हिचांग भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये सभी क्या है?
इंदिरा पॉइंट के अलग अलग नाम है। और इंदिरा पॉइंट क्या है? यदि द्वीप समूह को शामिल कर दे तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जिसकी भौगोलिक अवस्थिति अक्षांश स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो यदि हम द्वीप समूह को साथ में शामिल करें तो हमारा जो सबसे दक्षिणी सीमा है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर मिलेगी। और इस पॉइंट को बोलेंगे पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। अब ध्यान रखना, कभी कभी आरपीएससी या यूपीएससी सवालों को थोड़ा घुमा देती है, और वो ये कह सकती है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की कोणात्मक दूरी का 1/3 है। कथन सही है या गलत है, ये बताओ। तो कथन पे चलते हैं। कथन ये कहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और लगभग ये कितना है? 30 डिग्री के अंदर विस्तार है। कितना विस्तार है? 30 डिग्री के अंदर विस्तार है। और सवाल ये आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा मतलब ये 0 डिग्री, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का मतलब 90 डिग्री, तो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच की कोणात्मक दूरी, तो कोणात्मक दूरी कितनी हो गई? 90 डिग्री। इस कोणात्मक दूरी का मतलब 90 डिग्री का 1/3, इसका मतलब 90 में का कितना है? 1/3, तो 3 से ये कट गया, इसका मतलब 30 डिग्री। तो भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 30 डिग्री। इसका मतलब ये कथन सही है। तो आपको सीधा सीधा न पूछ के ये भी कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की कोणात्मक दूरी के बराबर है, गलत है। उसका आधा है, गलत है। उसका 1/3 भाग है, सही है। क्योंकि जो विषुवत रेखा से ध्रुव के बीच की कोणात्मक दूरी होती है वो 90 डिग्री होती है, और उस 90 डिग्री का 1/3 मतलब मोटे तौर पर 30 डिग्री, और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में चलता है, उसको हम क्या कहेंगे? अक्षांशीय विस्तार। तो वो अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री में फैला हुआ है, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों के बीच की कोणात्मक दूरी अर्थात 90 डिग्री, उस 90 डिग्री का कितना है? 1/3 है। आगे समझ में? अब हम चलते हैं देशांतरी जो विस्तार है वो विस्तार है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो ये जो निशान है ना, ये डिग्री का है, और ये कितने का है? मिनट का है। और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। किसमें? 1 डिग्री के अंदर, ठीक है ना। ये जो 68 डिग्री है, ये 68 डिग्री कहां पर है? गुजरात में। यहां से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे पहले देखा था कि जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहां से लेकर और ऊपर जम्मू कश्मीर में कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार पूर्व जो पश्चिम विस्तार है भारत का, वो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जिसमें गुजरात का जो अक्षांश का सबसे पश्चिम बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और इनमें भी मोटे मोटे तौर पर देखो 68 से ये हो गया 98, मोटे तौर पर 97 98 मान लेते हैं। तो ये विस्तार भी कितना है? 30 डिग्री के अंदर ये विस्तार है। अब यहां पर आपसे वो सीधे सीधे न पूछकर एक और बात पूछ सकता है, और वो ये पूछ सकता है कि भारत का देशांतरी विस्तार विषुवत रेखा का 12वां भाग के बराबर है। देखो विषुवत रेखा मतलब ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये जो बीच वाली रेखा है इसको विषुवत रेखा है, और ये जो विषुवत रेखा है ये कितने डिग्री में फैली हुई है? देखो ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी में मैं यहाँ इस भाग पे 0 डिग्री मानो तो इधर है कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री है 0 डिग्री के पश्चिम में,
180 डिग्री है 0 डिग्री के पूर्व में। तो यहाँ से 0 शुरू करेंगे तो इधर भी 180 रेखा आएगी, इधर भी 180 रेखा आएगी। वो 180 रेखा होती वैसे एक ही है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। जब इसको हम खोलते हैं तो 180 वाली रेखा एक यहाँ चली जाती है और एक रेखा यहाँ चली जाती है। तो ये कहा है इन्होंने कि देशांतरीय जो विस्तार है वो विषुवत रेखा का कौन सा भाग है, 12वां भाग है। तो देखो विषुवत रेखा कुल कितने की डिग्री की होती है, 360 डिग्री की। 360 में मैं 12 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। और ये देशांतरी विस्तार भी कितना है, 30 है। तो ये कथन भी सही होगा कि भारत का देशांतरी विस्तार विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का मतलब आप यूं समझो 360 डिग्री, 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध के और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध के, दोनों को जोड़ेंगे तो वो 360 डिग्री होगा। और 360 का कौन सा भाग है, 12वां भाग है। तो ये हो गया हमारा कि अक्षांशीय विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, और देशांतरीय विस्तार है वो हमारा कहां से लेकर कहां तक है। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो लंबाई है ना भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और ये जो लंबाई है भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। और ये उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। ऊपरी जो बिंदु है इंदिरा कोल कहते हैं जिसको, वहां से लेकर और ये कन्याकुमारी के बीच का जो भाग है वो है 3214 किलोमीटर। कितना लंबा है, 3214 किलोमीटर। और जो ये जो भाग है गुजरात का, वहां से लेकर, और ये जो भाग है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कीबीथू। क्या नाम है, कीबीथू। अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस कीबीथू से लेकर, और ये जो हमारा गुजरात में एक जगह है जिसको नाम बोलते हैं गुहार मोती। क्या नाम है इसका, यहां लिख लेता हूं मैं, गुहार मोती। इस गुहार मोती से लेकर और इस जगह पर जो जगह है यहां पर है कीबीथू। इस कीबीथू और गुजरात के गुहार मोती के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। जबकि ये जो इंदिरा कोल है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां से लेकर और कन्याकुमारी जो कैप कैमोरिन है उसके बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर। तो कभी कभी वो सवाल ये सब पूछ लेते हैं कि भारत की जो उत्तर दक्षिण विस्तार है और भारत का जो पूर्व पश्चिम विस्तार है, इनमें कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। तो 3214 किलोमीटर में से 2933 किलोमीटर निकालेंगे तो ये हो गया 281 किलोमीटर। कितना है, 281। ये जो लिखा हुआ है यहाँ 281। तो भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार के बीच में जो अंतर है वो अंतर है 281 किलोमीटर का। अब सवाल ये है कि जब पूर्व पश्चिम विस्तार भी कितना है, 30 डिग्री, और उत्तर दक्षिण विस्तार है वो भी कितना है, 30 डिग्री। तो फिर जब दोनों विस्तार 30 डिग्री का है तो फिर ये 281 किलोमीटर का अंतर क्यों आया, 281 किलोमीटर का जो अंतर देखने को मिलता है वो क्यों आया। अब ध्यान रखना है आपको, इससे पहले एक कंसेप्ट ध्यान रखना होगा। अक्षांश और देशांतरों का एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है कि अक्षांश रेखाएं होती है ना, ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर। इसका मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है, समान। जबकि जो देशांतर रेखाएं खींचते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, इन देशांतर रेखाओं में एक बात ध्यान रखना कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देखो अब भारत का ये जो विस्तार है,
ये भारत का विस्तार कितने डिग्री है? 30 डिग्री। अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी माना कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भाई 110 या 110 किलोमीटर के आसपास की है। तो ये कितना हो गया? 110 इंटू 3 मतलब या 3300 किलोमीटर के आसपास। मतलब ये उत्तर दक्षिण लंबाई है हमारी 3214 किलोमीटर। मोटे तौर पर हमने 110 किया, लेकिन 110 एग्जैक्ट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है ना? तो ये जो दूरी डिस्टेंस है वो दो अक्षांशों के बीच की सब जगह समान है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ 110 है, फिर ऊपर गए तो 109 हुई, 108, 7, 6, 5, 100 किलोमीटर, फिर 90 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर। और जहां से होकर भारत की जो पूर्व पश्चिम रेखा गुजरती है, वो रेखा जहां से होकर गुजरती है वहां पर उतनी दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच में नहीं है जितनी की विषुवत रेखा पर है, क्योंकि भारत की स्थिति कहां से कहां तक है? 8 डिग्री से 37 डिग्री। अब 8 डिग्री और 37 डिग्री के लगभग बीच से होकर अपन ये कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को, गुहार मोती को आपस में जोड़ती है। इस रेखा पर, ये जो बीच वाली रेखा है, इस रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? उतनी नहीं रह पाती जितने की विषुवत रेखा पर है। इसलिए अब ये 110 किलोमीटर नहीं रहकर 110 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस कारण जो हमारी डिस्टेंस है वो 281 किलोमीटर क्या आ जाती है? कम आ जाती है विस्तार, देशांतरी विस्तार भी 30 किलोमीटर का है, 30 डिग्री का भी है। अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री का है, लेकिन अक्षांशीय विस्तार में सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान रहती है, लेकिन देशांतरों में जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होगी तो कम दूरी से जब हम 30 से गुणा करेंगे तो कुल परिणाम में भी वो हमें कमी दिखाई देगी, और वो कमी दिखाई देती है कितने किलोमीटर कमी की? 281 किलोमीटर की हमें क्या दिखाई देती है? वहां पर कमी दिखाई देती है। तो ये याद रखना कि भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार है, इन उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार के अंदर 281 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। कितने किलोमीटर का अंतर पाया जाता है? 281 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। कारण यहां दे रखा है, देखो, ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या रहती है? एक समान रहती है। इसके कारण ये हमारा जो क्षेत्र है वो, जो पूर्व पश्चिम क्षेत्र है वो 2933 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है, जबकि उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये तो हमारी होगी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार की डिस्टेंस। अब हम देखेंगे कि हमारी जो प्राकृतिक अवस्थिति है वो हिंद महासागर पर है, जिसके पूर्वी भाग के अंदर इस भारतीय उपमहाद्वीप को इधर ये हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर ने को भारतीय उपमहाद्वीप ने दो भागों में बांट दिया है। इधर अरब सागर है और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। तो ध्यान रखना, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिमी भाग के अंदर क्या है? अरब सागर है। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो कर्क रेखा है, जिसको हम 23.5 डिग्री माना कि ये 0 डिग्री है, तो ये जो रेखा है कर्क रेखा, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, ये कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये सवाल कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो ध्यान रखना, भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र को दो तापीय कटिबंधों में बांटती है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं का काम क्या है? जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करना। तो कर्क रेखा की जो दक्षिण में जो हिस्सा है
वो हो जाएगा उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के उत्तर में जो हिस्सा है वो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। हिमालय यदि नहीं होता तो हमारे यहाँ शीतोष्ण कटिबंध की स्थिति है या उसका जो प्रभाव है वो अधिक मात्रा में होता, लेकिन हिमालय की अवरोधक स्थिति के कारण यहाँ पर उपोष्ण प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है हमें उत्तरी भारत में, और कर्क रेखा के दक्षिणी भाग के अंदर हमें उष्ण कटिबंध देखने को मिलता है। तो कर्क रेखा भारत को दो तापीय कटिबंधों में बांटने का भी कार्य करती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले अपन इधर से बात करें तो पहला राज्य आता है गुजरात। पश्चिमी भाग में से बात करें तो गुजरात, गुजरात के बाद में आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद में आता है एमपी मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती। कौन कौन से राज्य? 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे एमपी, 4 नंबर पे छत्तीसगढ़, 5 नंबर पे झारखंड। ध्यान रखना बिहार से होकर नहीं जाती, यूपी से होकर नहीं जाती, ठीक है ना। झारखंड के बाद में एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों से होकर जाती है, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से, तो ये तो इसके साथ में रहेगा, यूं याद रख लेना। तो एमपी छत्तीसगढ़ साथ में, गुजरात राजस्थान से होकर जाती है, ये तो हम सबको ध्यान है। और उधर गुजरात से आती है, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद में यहां पर है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। यहाँ आप उड़ीसा मत कर देना, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से होकर जाती है, पश्चिम बंगाल के बाद में फिर बचता है हमारे पास में त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इन 8 राज्यों के नाम हमें याद रखना है। सबसे पहला गुजरात, गुजरात के बाद में कर्क रेखा आती है राजस्थान, राजस्थान से कर्क रेखा जाती है एमपी, एमपी से कर्क रेखा जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा जाएगी झारखंड, झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस कर्क रेखा के, ये जो कर्क रेखा है, यहां से होकर मोटे तौर पे अपन कहेंगे कि भाई कर्क रेखा गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के दक्षिण में जितना भारत है ना, इसके दक्षिण में मतलब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में जो भाग है वो उत्तर में जो स्थित भारतीय भूभाग है वो अधिक चौड़ा है, क्योंकि ये नीचे का भाग है, ये क्या हो जाएगा? संकरा। और इसके ऊपर जाते हैं तो हमें भारत का जो भूभाग है वो आपको और अधिक मात्रा में चौड़ा दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, कथन के रूप में आ जाए कि भारतीय भूभाग का कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भूभाग अधिक संकरा है, तो कथन हो जाएगा गलत। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग अधिक संकरा है, तो कथन हो जाएगा सही। इसका मतलब है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत की तुलना में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो भारत है वो क्या है? अधिक संकरा है। एक और सवाल क्षेत्रफल के संबंध में भी पूछ लेते हैं कि ये जो कर्क रेखा है इसके दक्षिण की अपेक्षा जो उत्तर में जो जितना भारत है ना, उत्तर में भारत 2 गुना है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल की तुलना में ऊपर के भारत का जो क्षेत्रफल है ना वो 2 गुना है, मतलब इसका 2 गुना है। यदि पूरे भारत के क्षेत्रफल को 3 भागों में बांटेंगे तो 2 पार्ट उत्तर भारत में स्थित है कर्क रेखा के, और 1 पार्ट कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा के दक्षिण की अपेक्षा कर्क रेखा के उत्तर में भारत 2 गुना अधिक मात्रा में अधिक अवस्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, 23.5 के नीचे एक रेखा है 22 डिग्री। कौन सी रेखा है? 22 डिग्री। इस 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में जाएंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप धीरे धीरे क्या होता जाता है? संकरा हो जाता है, और फिर ये हिंद मतलब प्रायद्वीपीय भारत आता है। इस प्रायद्वीपीय भारत ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, इधर बंगाल की
खाड़ी पूर्व में और पश्चिम में अरेबियन सी। पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। तो इस प्रकार 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बाद में हमारा जो भारत है इसका जो भाग है वो और अधिक मात्रा में संकरा होता जाता है। तो अब जितने भाई हमने अभी पढ़ा भारत के विस्तार के बारे में उसको एक टेबल की तरह देख लेते हैं कि हमारा जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। अक्षांशीय विस्तार कुल कितना है? यदि कुल पूछ ले, मुख्य भूमि नहीं पूछ कर आपको कुल पूछ ले तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत नहीं करनी है। कहां से करनी है? 6 डिग्री 45 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। जो पिग्मेलियन पॉइंट है, यहाँ पार्सन पॉइंट है, यहाँ ला इचांग है, यहाँ इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पे स्थित है। इस इंदिरा पॉइंट से शुरू होकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में तो वही है, दक्षिण वाला ही चेंज होगा। दक्षिण में मुख्य भूमि पूछ ले तो 8 डिग्री 4 मिनट, और यदि आपको कुल पूछ ले या द्वीप समूह सहित पूछ ले तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमारा अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा। जबकि देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में, और उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो है 2933 किलोमीटर, और इन दूरी के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 281 किलोमीटर का। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसको पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, एक और नाम है इसका पार्सन पॉइंट, एक और नाम है इसके अलावा, इसको ला हिचांग भी बोलते हैं। एक दो किताबें मैंने पढ़ा था ला हिचांग, क्या नाम है? ला हिचांग। पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या ला हिचांग। ये कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है जिसको ग्रेट निकोबार कहते हैं, इस ग्रेट निकोबार में स्थित है। 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी, आपको ध्यान हो तो। इस सुनामी के अंदर ये वाला जो भाग है वो डूब गया था। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो हम बात करेंगे तो सबसे पहले भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 मिनट पे। कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 मिनट पर। नाम क्या है? इंदिरा कोल। कौन सा बिंदु? सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो मुख्य भूमिका पूछ ले तो कन्याकुमारी होगा, और यदि आपको मुख्य भूमिका नहीं पूछकर कुल के संदर्भ में पूछ ले या द्वीप समूह सहित पूछ ले तो होगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो उत्तर बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखो ये है यहां पर, कौन? इंदिरा पॉइंट। और ये वाले जो है ना ये इससे नीचे है, तो ये तो है 6 डिग्री 4 मिनट पर, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कुल का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये है यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या ला हिचांग जो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। सबसे उत्तरी बिंदु पूछ ले तो सबसे उत्तरी बिंदु है ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जिसका नाम है इंदिरा कोल। देखो ध्यान रखना कोल और पॉइंट में थोड़ा सा अंतर है। सबसे उत्तरी बिंदु को नाम दिया इन्होंने इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु को नाम दिया इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु है ना ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश में, और इस बिंदु का नाम है किबीथु। क्या नाम है? किबीथु। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है गुजरात के अंदर, और इसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। कहां पर है? गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है? तो वर्तमान में यह है लद्दाख के अंदर। सबसे दक्षिणी बिंदु कहां है? तो इधर है तमिलनाडु के अंदर। और यदि द्वीप समूह समेत पूछ ले कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां है तो वो बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। इस प्रकार अब हम बात कर सकते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि
सबसे पहले हमने बात की नामकरण की। किसकी बात की? नामकरण की। नामकरण में हमने देखा कि इसका नाम भारत कैसे पड़ा, इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, और इसका नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इसको आर्यव्रत क्यों कहते थे, आर्यव्रत। इसके लिए मध्य देश शब्द का प्रयोग हुआ, इसके लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग हुआ, इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ी भारत के नामकरण के संबंध में। तो सबसे पहले हमने नामकरण को कंसेप्ट को क्लियर किया कि भारत क्यों कहते हैं, इसको इंडिया क्यों कहते हैं, इसको हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, आर्यावर्त क्यों कहते हैं, मध्य देश क्यों कहते हैं, जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं, दक्षिणापथ, एक हमने ये भी पढ़ा था दक्षिणापथ, इसको दक्षिणापथ कौन सा हिस्सा है वो दक्षिणापथ कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। उसके बाद में हमने इसकी लोकेशन देखी, अवस्थिति। अवस्थिति में देखा हमने वैश्विक संदर्भ में कौन से गोलार्ध में है। फिर हमने एशिया के संदर्भ में देखा कि एशिया के संदर्भ में इसकी स्थिति कहाँ है। फिर हमने देखा कि इसकी रणनीतिक रूप से स्थिति किस प्रकार से है। हिंद महासागर के संदर्भ में, हिंद महासागर के संदर्भ में इसकी स्थिति कैसी है। इसके अलावा अवस्थिति के बाद में हमने इसका विस्तार भी देख लिया। विस्तार में हमने ये देखा कि अक्षांशीय विस्तार कहां से लेकर कहां तक है और कितने डिग्री अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार देख लिया कि कहां से लेकर कहां तक है और कितने डिग्री के अंदर है। फिर दूरी देख ली कि उत्तर दक्षिण दूरी कितनी है, पूर्व पश्चिम दूरी कितनी है, दोनों में अंतर कितना है, और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार 30 डिग्री होने के बावजूद भी 281 किलोमीटर का जो अंतर पाया जाता है, ये अंतर किस कारण से है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, और यदि मुख्य भूमि को शामिल करें तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और द्वीप समूहों समेत यदि शामिल करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आज की क्लास में हमने ये सब टॉपिक को क्लियर किया और मुझे आशा है कि एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके जो भी जानकारी मैंने अभी तक प्रोवाइड करवाई है उस जानकारी को आप कॉपी में लिखेंगे। अभी हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अभी तक हमने ये भी देखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, संपूर्ण स्थल मंडल का कितना भाग भारत के अंदर शामिल है, मतलब भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कौन कौन से देशों से ये सीमाएं स्पर्श करता है, सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य से लगती है या कौन से देश से लगती है, सबसे कम सीमा कौन से देश से लगती है, उन सीमा का निर्धारण कब हुआ, उनका नामकरण किस नाम से जानते हैं, तटीय सीमा कितनी लंबी है, तटीय सीमा की पर स्थित जिलों में, राज्यों में सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य की है, द्वीप समूहों में कौन कौन से द्वीप है, वो द्वीप कहाँ पर स्थित है, कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कुल जलीय सीमा कितनी है, उन सीमाओं के क्या क्या नाम है, समुद्र में पड़ोसी कौन है, इन सबको हम सेकंड क्लास होगी उसमें कवर करेंगे। तो अभी तक हमने नामकरण के संबंध में, विस्तार के संबंध में, अवस्थिति के संबंध में, कटिबंधों के निर्धारण के संबंध में, कर्क रेखा के संदर्भ में जो कुछ भी पढ़ा है, मुझे आशा है कि आपके मन में जितने भी डाउट थे वो इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी तक भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल है वो रेज कर सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक मैं आशा करता हूं कि आप हमारे जो गुरु शिखर अकेडमी, जिसे जीएस अकेडमी कहते हैं, इस जीएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे तथा
हमारा जो ऐप है जिसका नाम है जी कैपिटल लिखना है, एस कैपिटल लिखना है, स्पेस देखिए अकेडमी लिखना है, जीएस अकेडमी। इस जीएस अकेडमी नाम से एक ऐप है जिसमें लोगो में एक माउंटेन बना हुआ लोगो है जिसके ऊपर बाज बैठा हुआ है, इस प्रकार का एक लोगो होगा। और हमारे ये जो यूट्यूब का चैनल है इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है या जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी प्रकार के लिंक नीचे दिए गए हैं। तो आप उनसे जुड़कर और हमारे इस प्लेटफॉर्म को मजबूती प्रदान करेंगे। और मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वो आपकी तैयारी को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं अशोक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ में। धन्यवाद।